हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 1 के अंदर किस टाइप से क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज कैसे पूछे जा सकते हैं या 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। एज यू नो, चैप्टर नंबर 1 आपके पास 6 मार्क्स का है। पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। एक तो कि किसी भी स्क्वायर रूट यानी √2, √3 या √5 को इर्रेशनल नंबर्स कैसे प्रूव करते हैं, और एक हमने क्वेश्चन किया था कि अगर 6 रेज़ टू द पावर n क्या डिजिट 0 के साथ एंड करती है या नहीं करती है। तो अब एक और क्वेश्चन, यानी आज सारा जो डिस्कशन है इट इज टोटली रिलेटेड टू द क्वेश्चंस। विल बी डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 is an irrational number। अब ये डिपेंड करता है कि 2 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में है या 5 मार्क्स में है। अगर ये 2 या 3 मार्क्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 5 मार्क्स में है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो जो आपको पिछले वीडियो के अंदर हमने करके दिखा रखा है। सो अगर सिर्फ 2 और 3 मार्क्स में आता है तो आप सॉल्यूशन के अंदर क्या स्टार्ट करेंगे, लेट इफ पॉसिबल, अगर यह संभव हो, लेट इफ पॉसिबल 3 + 2 √5 इज आर रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं अगर ये पॉसिबल हो तो ये एक रैशनल नंबर है। इट इंप्लाइज, इसका मतलब कोई भी रैशनल नंबर हमेशा कैसा लिखा जाता है, P/Q, वेयर P and Q are co-prime integers, and Q is not equal to 0। co-prime integers मतलब ऐसे 2 इंटीजर्स जिनका HCF 1 हो उन्हें हम co-prime integers बोलते हैं। सो सबसे पहले इस 3 को उधर ले जाते हैं। सो 2 √5 is equal to P/Q - 3। सो 2 √5 एलसीएम आ गया आपके पास Q से आ गया P - 3Q एंड √5 इज इक्वल टू P - 3Q बाय 2Q। तो इसके बाद आप लिखेंगे बट लेफ्ट हैंड साइड इज एन इर्रेशनल नंबर एंड राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर which is not possible, it implies our supposition is wrong। जो हमने सपोज किया वो गलत है। it means our supposition is wrong। it means 3 + 2 √5 is not a rational number। अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, it implies 3 + 2 √5 is an irrational number। 3 + 2 √5 is an irrational number, और यही आपने प्रूव करना था। सो एक इस टाइप का क्वेश्चन प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, व्हाटएवर, तो यानी इस फॉर्म में a + b √ सपोज 2 √3 √5 कुछ भी आ सकता है आपके पास। सो इनमें से अगर कोई भी टाइप आ जाती है तो ये तरीका है उस क्वेश्चन को करने का। मैक्सिमम ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप क्लियर टू एवरीवन। अब मैं आपके साथ थोड़ा से क्वेश्चंस एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, जिसमें यानी स्टेटमेंट सम्स हों, स्टेटमेंट को पढ़ करके हमें कैसे पता चले कि एलसीएम निकालना है, HCF निकालना है या दोनों निकालने हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं, आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है या HCF निकालना है या एलसीएम निकालना है। बंद कर दे भाई, क्वेश्चन लिखूंगा ना। क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्कूल द ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड इन जूनियर सेक्शन इज 40 मिनट्स एंड इन द सीनियर सेक्शन इज 1 आवर। फुल स्टॉप आ गया। पहले यहां तक के स्टेटमेंट को समझते हैं। एक स्कूल में ना, एक स्कूल
द ड्यूरेशन यानी समय ऑफ अ पीरियड, एक पीरियड लगने का जो टाइम है जूनियर सेक्शन में है 40 मिनट, यानी 40 मिनट के बाद पीरियड चेंज होता है जूनियर सेक्शन में, एंड इन सीनियर सेक्शन इज 1 आवर, यानी सीनियर सेक्शन के अंदर जो पीरियड चेंज होता है वो 1 आवर के बाद होता है। इफ द फर्स्ट बेल फॉर ईच सेक्शन, यानी जूनियर सेक्शन के लिए भी और सीनियर सेक्शन के लिए भी पहली बेल 9 बजे मॉर्निंग में 9 बजे पहली बेल बजी थी, when will the two bells ring together again, दोनों बेल्स दोबारा कितने बजे बजेंगी। अब यहां पर क्वेश्चन का मीनिंग समझना और उस मीनिंग से यह अंडरस्टैंड करना कि एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, पता करना बहुत जरूरी है। सो पहले भाई देखो, ये 40 मिनट का एक पीरियड है और ये 1 आवर का पीरियड है। अब ये तो हमें क्लियर है कि जब अगली बेल, अगर यहां पे हमने 9 बजे बेल बजाई थी तो अगली बेल जो है ना तो 40 मिनट के बाद बज सकती है, और क्योंकि दोनों इकट्ठी नहीं ना बजी, और ना ही 1 आवर के बाद बज सकती है, यानी 40 से ज्यादा, 40 मिनट से ज्यादा और 1 आवर से भी ज्यादा टाइम लगेगा। जब 40 से भी ज्यादा और 1 आवर का मतलब है 60 मिनट्स, इनसे कम यानी पहले बेल नहीं बज सकती, पीरियड चेंज होगा तभी बेल बजेगी, ये तो क्लियर है सभी को। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो 40 मिनट और 60 मिनट से बड़ा आएगा, 40 से भी बड़ा होगा, 60 से भी बड़ा होगा। अब दोनों नंबर से अगर कोई मेरा आंसर बड़ा आने वाला है तो वो एचसीएफ तो होगा नहीं, एचसीएफ होता है इन दोनों को डिवाइड करने वाला, वो इनसे छोटा ही होगा, और एलसीएम होता है इन दोनों से डिवाइड होने वाला। याद रखिए, आंसर अगर डिवाइड होता है, जो आपका आंसर आने वाला है, अगर वो आंसर गिवन नंबर्स से डिवाइड होता है तो एलसीएम निकालना है, या आपके आंसर से गिवन नंबर्स डिवाइड होते हैं तो एचसीएफ निकालना है। आई होप इट इज क्लियर। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे 40 और 60 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम इकट्ठा निकाल लेते हैं। 2 पे गए 20, 30, फिर 2 पे गया, अब 5 पे गया, अब किसी पे नहीं जाता। सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 2 जार 10, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 इंटू 10 यानी 120 मिनट्स। क्योंकि ये भी मिनट्स में ले लिया था हमने, 1 आवर को भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, मिनट्स आया ये। एलसीएम है 120 मिनट्स, 120 मिनट्स 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 120 बाय 60 इज 2 आवर्स। अब 2 आवर्स हो गए हैं। अब 9 AM पे पहली बेल बजी थी, सो नेक्स्ट बेल विल रिंग एट 9 + 2 दैट इज 11 AM, यानी 11 बजे अगली बेल इकट्ठी बजेगी दोनों की। वो 40-40 मिनट के पीरियड्स कंप्लीट हो गए। अब देखिए कैसे हुए, 40-40 मिनट के लगे हमारे पास 3 पीरियड, 40 40 40, तो ये कितना आया 120, और 60 के लगे 2 पीरियड्स और ये भी आया 120। इसका मतलब देखिए ध्यान से, 2 आवर्स के बाद दोनों बेल्स, दोनों सेक्शंस के लिए बेल इकट्ठी बजेगी। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। अब एक मैंने क्वेश्चन आपके लिए एलसीएम वाला करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है आपको। 18 मीटर 72 सेंटीमीटर इज लॉन्ग एंड 13 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर इज ब्रॉड। इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, यानी इसके सारे के ऊपर अंदर स्क्वायर टाइल्स लगानी है आपने। कैसी लगानी है? स्क्वायर टाइल्स ऑफ सेम साइज, और सभी का साइज भी सेम होना चाहिए। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स।
अब दोबारा से सुनिए, समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको गिवन है, यानी द लेंथ एंड द ब्रेड्थ इज गिवन टू यू। नाउ वी वांट टू पेव, यानी उसके अंदर हम टाइल्स लगाना चाहते हैं, लेकिन वो सारी टाइल्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए और सेम साइज की होनी चाहिए। अब सेम साइज की भी होनी चाहिए, स्क्वायर टाइल भी होनी चाहिए, तो कहता कितनी लगेंगी? अब पहले बात को समझिए। अब अगर इसके अंदर टाइल लगानी है, इससे बड़ी या इससे बड़ी टाइल्स नहीं लग सकती, इन दोनों से छोटी लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप 13 मीटर 20 सेंटीमीटर की एक बड़ी टाइल लगाओगे तो वो सभी 13 मीटर 20 सेंटीमीटर की टाइल्स नहीं आ सकती, एक ही आएगी इतनी, या इतनी लगाओगे तो ये बाहर निकल जाएगी, इधर ब्रेड से तो बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब आपका आंसर इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्या निकालना है? HCF। सो अब ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या करा, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो 18 मीटर हो गया आपके पास 1800 सेंटीमीटर, और 1800 प्लस 72 1872 सेंटीमीटर हो गई लेंथ। ऐसी ब्रेड्थ हो जाएगी 1300 प्लस 20, दैट इज 1320 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड दी HCF। आपकी मर्जी है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना चाहें या लॉन्ग डिवीजन से, बट HCF के लिए द लॉन्ग डिवीजन इज द इजीएस्ट वे। आसान तरीका है लॉन्ग डिवीजन। 1 पे गया 1320, सो 552 को फिर 1320, 5 दूनी 10, 2 पे गया 11, 6 1, 3 में से गया 2, ये गया 552, 2 पे चला गया 12, 1 3 4, 432, 0 2 1, ये 1 पे ही गया 120, 9, फिर 1 पे ही गया, फिर 24, 4s are 96, मीन्स 24 इज HCF। अब ध्यान से समझना, ये HCF का मतलब क्या है कि भाई अब 24 वो नंबर है जो इसको भी पूरा पूरा डिवाइड करता है और इसको भी। यानी अगर आप 24 की टाइल्स लगाएंगे तो ये भी पूरा डिवाइड होगा और ऐसे ही ये भी पूरा डिवाइड होगा। अब स्क्वायर टाइल है तो एरिया ऑफ ईच टाइल that is 24 into 24, and area of courtyard that is 1872 into 1320, and number of tiles क्या आएंगी 1872 into 1320 by 24 into 24, 12 12 ये आ गया 55, 12 दूनी 24, 12 12 6 32 36 48 12 5 60 6 12 6 72 2 7 14 1 2 8 16, दैट इज 78 इंटू 55। सो मल्टीप्लाई किया 78 को 55 से 390 0 नो, सो 4290 टाइल्स लगेंगी जिनका साइज अब क्या है, HCF निकाल के छोड़ नहीं सकते, उन्होंने आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। आप उसको बहुत ध्यान से बार बार पढ़ें, और अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में अच्छा होना है तो पहली चीज है उसके लिए टू अंडरस्टैंड दी स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी बच्चों, आप कितनी मर्जी कोशिश करें कि मैथमेटिकल पार्ट आपको आता हो, लेकिन अगर स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो करोगे कैसे उसको। सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज बेटर। नहीं होती तो बार बार पढ़िए, मीनिंग समझिए, टीचर्स की हेल्प लीजिए, अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं यहां पर आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स ये 5 MCQs दिए हैं आपके लिए।
यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस और ये पांचों के आंसर आपने मुझे भेजने हैं आप बाय कमेंटिंग। आपने क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, एंड होपफुल कि पूरे वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट स्टिल इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ दीज क्वेश्चन, 5 के 5 में से, तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। तो नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन भी करेंगे और अगले चैप्टर के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।